तो दोस्तों ईस्ट चाइना सी में मौजूद 5 आइलैंड्स और 3 कोरल रीफ का समूह वो वजह बन सकता है जिसकी वजह से चाइना और जापान के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ये 5 आइलैंड आइसोलेटेड आइलैंड है, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। इन 5 आइलैंड्स की टोपोग्राफी और ज्योग्राफी इतनी ज्यादा उबड़ खाबड़ है कि आने वाले समय में भी लोगों को यहाँ पर नहीं बसाया जा सकता है। ये 5 आइलैंड्स ऐसे हैं कि वर्ल्ड मैप, एशिया मैप या ईस्ट एशिया मैप पर भी आपको ये नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनका टोटल एरिया है 7 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1700 एकड़। तो आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे आइलैंड्स क्यों तनातनी की वजह बने हुए हैं चाइना और जापान के बीच। इन 5 आइलैंड्स और 3 कोरल रीफ के समूह को जापान ने नाम दे रखा है सेनकाकू आइलैंड्स का, वहीं चाइना ने इनको नाम दे रखा है दयायू आइलैंड्स का। एक और देश है जो जापान और चाइना के अलावा इन आइलैंड्स पर अपना मालिकाना हक जताता है, जिसका नाम है ताइवान। ताइवान ने इन आइलैंड्स का नामकरण कर रखा है दयायू ताई। अब सेनकाकू या दयायू आइलैंड्स पड़ते हैं ईस्ट चाइना सी में और करीब 200 किलोमीटर दूर है ताइवान से। वहीं ये आइलैंड्स करीब 370 किलोमीटर दूर है मेनलैंड चाइना से और करीब 400 किलोमीटर दूर है जापान के ओकिनावा आइलैंड से। अब विवाद बिल्कुल सिंपल है, तीनों कंट्रीज यानी कि जापान, चाइना और ताइवान ये मानते हैं कि ये आइलैंड्स उनके हैं। फिलहाल इन आइलैंड्स पर जापान का कंट्रोल है और जापान के ओकिनावा प्रीफेक्चर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं सेनकाकू आइलैंड्स। वही एक मजे की बात आपको यह भी पता होनी चाहिए कि ताइवान की गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट दोनों अपने आप को चाइनीज लोगों के असली रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रतिनिधि बताते हैं और लगभग हर इंटरनेशनल इश्यूज पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे का विरोध करती हुई भी नजर आ जाती हैं। लेकिन ये इकलौता मुद्दा है जहां पर चाइना ताइवान का सपोर्ट कर रहा है। जी हां, चाइना का मानना है कि सेनकाकू या दयायू आइलैंड्स एक्चुअली ताइवान की टेरिटरी है। लेकिन जी हां, यहां पर एक लेकिन भी है, लेकिन क्योंकि चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है इसलिए इनडायरेक्टली ये आइलैंड्स भी चाइना के हुए। अब चाइना आजकल जैसे हर टेरिटरी को हड़पने की कोशिश करता है और प्रूफ के तौर पे 300-400 साल पुराने मैप या ट्रैवल लॉग्स को दिखाने की कोशिश करता है। कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी चाइना ने सेनकाकू आइलैंड्स पर अपने मालिकाना हक को प्रूफ करने के लिए लगाई है। चाइना का कहना है कि चिंग और मिंग डायनेस्टी के टाइम पर उसका कंट्रोल होता था इन सेनकाकू आइलैंड्स पर। वहीं चाइना का यह भी कहना है कि भले ही उसके लोग इन आइलैंड्स पर नहीं रहते थे, लेकिन चाइनीज शिप नेविगेशनल मार्कर के तौर पर इन आइलैंड्स का इस्तेमाल करती थी। चाइना का यह भी कहना है कि चिंग और मिंग डायनेस्टी के वक्त में ryukyu आइलैंड्स जिन पर जापान ने 1879 में कब्जा कर लिया वो आजाद होते थे और उस वक्त चिंग और मिंग डायनेस्टी और ryukyu किंगडम के बीच में सेनकाकू या दयायू आइलैंड्स एक तरह का बॉर्डर बनाते थे और पूरे चाइना के कंट्रोल में होते थे। वहीं जापान का कहना है कि चाइना के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ना तो हिस्टोरिकली वैलिड है, ना ज्योग्राफिकली वैलिड है और ना ही लीगली वैलिड है। वहीं जापान का यह भी कहना है कि अगर चाइना के 400-500 साल पुराने मैप्स या ट्रैवल लॉग्स में सेनकाकू आइलैंड्स दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेनकाकू आइलैंड्स पर चाइना का कंट्रोल था। जापान का कहना है कि 1885 से 1895 के बीच में यानी 10 साल तक जापान ने सेनकाकू आइलैंड्स पर सर्वे किया, जिसके बाद उसको यह कंफर्म हो गया कि इन आइलैंड्स पर किसी भी दूसरे देश का राज नहीं है या फिर कोई भी दूसरा देश इन आइलैंड्स को कंट्रोल नहीं करता है। वही ऐसा जमीन का टुकड़ा जहां पर कोई नहीं रहता हो, जो किसी के कंट्रोल में ना हो और जो आइसोलेटेड हो, उसे टेरा न्यूलियस बोला जाता है और ऐसे लैंड पर कब्जा करना लीगल होता है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। तो एक तरह से जापान ने 1895 में यानी कि 10 साल सर्वे करने के बाद लीगली सेनकाकू आइलैंड्स को ऑक्युपाई किया। अब जापान के हिसाब से 1895 से 1945 तक जापान के डायरेक्ट कंट्रोल में था सेनकाकू आइलैंड्स। 1945 वो साल था जब जापान को सरेंडर करना पड़ा था एलाइड फोर्सेस के सामने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 1945 से 1951 के बीच में अमेरिका की लीडरशिप में अलाइड फोर्सेस ने जापान को ऑक्युपाई किया, जापान को डीमिलिटराइज किया और जापान को एडमिनिस्टर किया। 1951 में सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के बाद जापान की गवर्नमेंट को ज्यादातर सारी टेरिटरीज जापान की वापस लौटा दी गई, लेकिन कुछ टेरिटरीज जिनमें सेनकाकू आइलैंड्स आते थे उन पे अमेरिका ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन जारी रखा। 1971 में अमेरिका ने बची कुची टेरिटरीज भी जापान को वापस लौटा दी और 1972 से 2020 यानी अब तक जापान ने डायरेक्ट कंट्रोल किया है सेनकाकू आइलैंड्स पर। जापान की गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि 1896 में उनके एक प्राइवेट सिटीजन जिसका नाम कोगा तत्सुशिरो था, उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करी सेनकाकू आइलैंड्स के 3 आइलैंड्स और 2 कोरल रीफ को लीज पर लेने की। रिक्वेस्ट को जापानीज गवर्नमेंट मान लेती है और कोगा तत्सुशिरो शुरू करते हैं इन लीज किए गए आइलैंड्स पर फिश प्रोसेसिंग प्लांट।
कोगा तत्सुशिरो इन लीज के आइलैंड्स पर एक कोगा विलेज भी बनाते हैं जिसमें करीब 250 से ज्यादा लोग रहते थे किसी वक्त। वहीं इन आइलैंड्स का 1932 में लीज को एक्सटेंड कर दिया जाता है और कोगा तत्सुशिरो के बेटे जामजी कोगा बन जाते हैं ओनर इन आइलैंड्स के। इस बीच कोगा फैमिली ने जापान गवर्नमेंट को लगातार रेंट भी दिया इन लीज किए गए आइलैंड्स को लेकर। जापानीज गवर्नमेंट का यह कहना है कि अगर चाइनीज गवर्नमेंट दियायू या सेनकाकू आइलैंड्स को अपना मानती है तो 1895 से 1945 के बीच में जापान के लोग वहां पर रहे भी, वहां से बिजनेस भी किया, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी कोई विरोध दर्ज क्यों नहीं कराया था। वही जापानीज गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि चाइना और ताइवान जैसे देशों ने असल इंटरेस्ट सेनकाकू आइलैंड्स में तब दिखाना चालू किया जब 1970 के बाद यूनाइटेड नेशन की एक कमीशन यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन ऑन एशिया एंड फार ईस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसके हिसाब से सेनकाकू आइलैंड्स के अगल बगल कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं। वहीं चाइना सेनकाकू आइलैंड्स पर अपने मालिकाना हक के दावेदारी को और मजबूत करने के लिए एक और लॉजिक देता है। चाइना के हिसाब से 1895 में पहली बार जापान और चाइना के बीच में वॉर लड़ी गई जिसमें चाइना हार जाता है, जिसके बाद जापान ने चाइना की कई सारी टेरिटरीज हड़प ली थी। इन हड़पी हुई टेरिटरीज में ताइवान और ताइवान से एसोसिएटेड टेरिटरीज यानी कि सेनकाकू आइलैंड्स भी शामिल थे। अब चाइना इस लॉजिक को एक और लॉजिक से कनेक्ट करता है जिसका नाम है कायरो डिक्लेरेशन। अब कायरो डिक्लेरेशन 1943 में किया गया था और कायरो डिक्लेरेशन को करने का मकसद था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान के सरेंडर टर्म्स को डिसाइड करना। कायरो डिक्लेरेशन के हिसाब से जापान ने वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि 1914 की शुरुआत से और वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने तक जितनी भी टेरिटरीज को इल्लीगली और हिंसा का प्रयोग करके ऑक्युपाई किया है वो सारी टेरिटरीज जापान को वापस लौटानी होंगी और साथ में जापान को चाइना की भी टेरिटरीज लौटानी होंगी जिनमें मंचूरिया या ताइवान जैसी टेरिटरीज भी शामिल है। अब क्योंकि चाइना सेनकाकू आइलैंड्स को ताइवान का ही हिस्सा मानता है इसलिए वो जापान से कायरो डिक्लेरेशन का सम्मान करते हुए ताइवान को सेनकाकू आइलैंड्स वापस लौटाने की बात कर रहा है। चाइना के इस आर्ग्यूमेंट पे जापान एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देता है। जापान के हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यानी कि 1945 के बाद जापान को जो टर्म्स ऑफ सरेंडर बताए गए थे उसमें क्लियरली मेंशन था कि जितनी भी टेरिटरीज जापान ने इल्लीगली या फिर वायलेंस का इस्तेमाल करके ऑक्युपाई की है वही उसको वापस देनी है, जबकि सेनकाकू आइलैंड्स को उसने लीगली ऑक्युपाई किया था और कोई वायलेंस भी नहीं करनी पड़ी थी। वहीं जापान का यह भी कहना है कि 1895 में जब चाइना और जापान के बीच में पहला युद्ध हुआ था उससे पहले ही वो सेनकाकू आइलैंड्स पर लीगल कब्जा कर चुका था। तो चाइना का यह कहना कि 1895 की वॉर में जापान ने चाइना से सेनकाकू आइलैंड्स को हड़प लिया था ये बिल्कुल गलत है। जापान सेनकाकू आइलैंड्स पर अपनी दावेदारी को और मजबूत दिखाने के लिए कई प्रूफ देता है। जापान के हिसाब से 1958 में चाइना के अंदर बीजिंग मैप पब्लिकेशन एजेंसी ने एक मैप छापा जिसको रिपब्लिश किया गया 1960 में, जिसमें सेनकाकू आइलैंड्स को क्लियरली जापान का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं 1953 में चाइनीज गवर्नमेंट के अखबार यानी कि पीपल्स डेली ने एक आर्टिकल छापा जिसका टाइटल था जापान के ryukyu आइलैंड्स के लोग अमेरिकन ऑक्युपेशन के खिलाफ हैं। इस आर्टिकल में आगे ये लिखा गया कि ryukyu आइलैंड्स 9 आइलैंड्स के समूह से बनता है जिनमें से एक आइलैंड है सेनकाकू आइलैंड्स। ये प्रूफ्स क्लियरली ये दिखाते हैं कि चाइना सेनकाकू आइलैंड्स को जापान का ही हिस्सा मानता था। वहीं एक सवाल जो दिमाग में आता है कि इन छोटे आइलैंड्स में ऐसा रखा क्या है जो चाइना और जापान एक दूसरे से युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हैं इन आइलैंड्स की वजह से। तो पहला रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सेनकाकू आइलैंड्स के अगल बगल में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार मौजूद हैं। दूसरा रीजन है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अब 2019 के स्टैट्स के हिसाब से दुनिया भर में जितना भी तेल एक्सपोर्ट किया गया उसमें से 22% चाइना ने खरीदा और करीब 7% जापान ने खरीदा। दोनों देशों के तेल शिप के द्वारा इसी लाइन से यानी कि सेनकाकू आइलैंड्स के अगल बगल से ये लाए जाते हैं। तो जिस भी देश का सेनकाकू आइलैंड पर कंट्रोल रहेगा वो युद्ध के समय पर दूसरे देश के ऑयल सप्लाई रूट को निशाना बना सकता है। तीसरा रीजन है चाइना की ज्योग्राफी। अगर आप चाइना के मैप को देखेंगे तो पता लगेगा कि युद्ध की स्थिति में ताइवान, जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया और अमेरिका मिलकर चाइनीज शिप्स पर और चाइनीज नेवी पर चोक पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको ब्लॉक कर सकते हैं। वहीं चाइनीज नेवी के पास पैसिफिक ओशन में बेरोक टोक जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो अगर सेनकाकू आइलैंड्स का कंट्रोल चाइना के पास आ जाता है तो ना सिर्फ पैसिफिक ओशन में जाने का बेरोक टोक उसको एक रास्ता मिल जाएगा बल्कि ईस्ट चाइना सी में भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। वहीं चौथा रीजन है निगरानी। सेनकाकू आइलैंड्स का जो डिस्टेंस है मेनलैंड चाइना से वो है 300 किलोमीटर का। वहीं ओकिनावा आइलैंड जो जापान का है वहां से सेनकाकू आइलैंड्स का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर का। तो जिस भी देश का कंट्रोल रहेगा सेनकाकू आइलैंड्स पर वो दूसरे देश की नेवल एक्टिविटीज और कोस्ट गार्ड की एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकेंगे और उस पर निगरानी रख सकेंगे। पांचवा रीजन है सेनकाकू आइलैंड्स के अगल बगल में रिच फिशिंग ग्राउंड्स।
अब फिश कंजम्पशन के मामले में दुनिया में चाइना नंबर 1 पे आता है और जापान नंबर 4 पे आता है। तो जिस भी देश के पास सेनकाकू आइलैंड्स का कंट्रोल रहेगा, ना सिर्फ उस देश में फूड सिक्योरिटी बढ़ेगी बल्कि फिश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। यहां हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि 1960 में अमेरिका और जापान के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी, जिसके तहत जापान पर किया गया हमले को अमेरिका अपने ऊपर किए गए हमले जैसा ट्रीट करेगा और उस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। वही बराक ओबामा ने भी कुछ साल पहले इस बात को कंफर्म किया था कि अमेरिका और जापान के बीच हुई ट्रीटी सेनकाकू आइलैंड्स को भी कवर करती है। मतलब अगर चाइना सेनकाकू आइलैंड्स पर हमला कर देता है तो उसको अमेरिका का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्ते, जय हिंद।